नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है व्यंजन संधि। साथियों, यह संधि का दूसरा प्रकार है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है जो परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम व्यंजन संधि का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से यह भी बता देना चाहता हूं कि यह जो व्यंजन संधि होती है यह बहुत ही विशालकाय संधि होती है, लेकिन हम इसे मात्र 5 से 6 नियमों के अंतर्गत ही व्यंजन संधि का समापन करने का प्रयास करेंगे और उन 5 से 6 नियमों में ही हम व्यंजन संधि का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि ट्रिकों पर आधारित होकर के आप मत चलिए। जब तक आपका विषय पूरी गहराई के साथ क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। मित्रों, सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जहां व्यंजन से स्वर का, स्वर से व्यंजन का या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है वहां व्यंजन संधि होती है। मित्रों, संधि के अंतर्गत 2 खंड आते हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, और दोनों ही खंड कैसे होते हैं? सार्थक खंड। और मेल किसके अंतर्गत होता है? मेल होता है प्रथम खंड का अंतिम वर्ण हो और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण हो। जब दोनों वर्ण मिलकर के आपस में मेल करते हैं और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहीं पर होती है संधि। तो परिभाषा के अंदर ही व्यंजन संधि की पहचान भी छुपी हुई है। जहां व्यंजन से स्वर का यानी कि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? या तो व्यंजन हो या स्वर हो, या और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? या तो स्वर हो या व्यंजन हो। यानी कि एक खंड में व्यंजन का होना अनिवार्य है, वहीं पर होगी व्यंजन संधि। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम सत प्लस आचार। देखिए साथियों, पहले खंड का अंतिम वर्ण क्या है? त हलंत है। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक व्यंजन है। व्यंजन की पहचान किसके द्वारा होती है? व्यंजन की पहचान होती है उसके नीचे लगे हुए हलंत के द्वारा। और साथियों, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है? आ, अर्थात स्वर है। तो परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है, जहां व्यंजन से स्वर का। तो यहां पर व्यंजन से स्वर का मेल हो रहा है, तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। अब साथियों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द्वितीय खंड में प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ऊ, अर्थात पहले क्या है? आपका स्वर है। और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है? यदि हम 6 का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें सबसे पहले 6 व्यंजन वर्ण प्राप्त होगा, अर्थात इस तरह से। तो यहां पर स्वर का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन वर्ण से। तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, क्योंकि एक खंड में व्यंजन वर्ण का आना अनिवार्य है। अब देख रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल। प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? म, हलंत लगा हुआ है, अर्थात व्यंजन है। अब देख रहे हैं द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है? वो है स, हलंत, अर्थात जब हम स का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें स प्राप्त होगा। जैसे स हलंत प्लस बड़ा आ, ये बन गया आपका सा, ये बन गया आपका सा। अर्थात दोनों दिशाओं में व्यंजन से व्यंजन का मेल हो रहा है। तो यहां पर भी कौन सी संधि है? यहां पर भी साथियों व्यंजन संधि है। तो हमें पहचान अच्छे से हो गई कि व्यंजन संधि किस प्रकार से होती है। जहां पर आपके व्यंजन का मेल स्वर से हो, या स्वर का मेल व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, वहां पर होती है आपकी व्यंजन संधि। अब साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया है व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं और आप अक्सर इन्हें किताबों के माध्यम से
और YouTube के माध्यम से पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम आज यदि आप धैर्य बना करके रखेंगे तो हम बहुत कम सीमित नियमों के अंतर्गत इस व्यंजन संधि का समापन करेंगे और विस्तार के साथ अध्ययन भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक एक नियम के द्वारा व्यंजन संधि का विस्तार से अध्ययन। मित्रों, व्यंजन संधि के नियमों को हम सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, दृष्टि डालिए, सूत्र नंबर 1 क्या कहता है। सूत्र कहता है कि यहां पर मैंने जो बनाए हैं कचट तप, यानी कि क च ट त प, कचट तप, ये मेरे पहले खंड के वर्ण हैं और द्वितीय खंड के ये वर्ण हैं। ये कौन कौन से वर्ण हैं समझने का प्रयास कीजिए। वर्गीय वर्ण तीसरा चौथा, वर्गीय वर्ण तीसरा चौथा। वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उनका तीसरा चौथा वर्ण या अंतःस्थय वर्ण। अंतःस्थय कौन से? य, र, ल, व, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, या स्वर। स्वर कितने हैं? 11 है। तो 11 स्वरों में से भी कोई सा स्वर हो। कौन से खंड में? द्वितीय खंड में। तो हमें साथियों याद रखना है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि इनमें से किसी वर्ण के साथ होता है, इनमें से किसी भी वर्ण के साथ होता है, तो ये प्रथम खंड का अंतिम वर्ण, चाहे क हो, चाहे च हो, चाहे ट हो, चाहे ता हो या प हो, यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग, ये ग में बदल जाएगा। और ये च का तीसरा वर्ण क्या है? ज, च ज में बदल जाएगा। ट का तीसरा वर्ण कौन सा है? ड, त का तीसरा वर्ण कौन सा है? द, और प का तीसरा वर्ण कौन सा है? ब। ये इस प्रकार से बदल जाएंगे। ये बदलाव कब हो रहा है? ये बदलाव तब हो रहा है जब मेल इन वर्णों के साथ होगा। तो साथियों याद रखना है, यदि कचट तप का मेल वर्गीय वर्ण तीसरे चौथे से हो जाए, या किसी अंतःस्थय वर्ण से हो जाए, या किसी स्वर के साथ हो जाए, तो क का मेल चाहे किसी के भी साथ हो इनमें से, तो क बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ण ग में। च का मेल किसी के साथ भी हो जाए तो च बदलेगा अपने तीसरे वर्ण ज में, और ट का मेल किसी से भी हो जाए तो ट बदलेगा आपके ड में। त का मेल किसी से भी हो जाए तो त बदलेगा अपने द में, और प का मेल किसी से भी हो जाए तो प बदलेगा अपने तीसरे वर्ण ब में। तो इधर वाली साइड हमें बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगी। कचट तप बदल जाते हैं गजड दब में, कचट तप बदल जाते हैं गजड दब में। अब इन्हें कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारा वाक और दूसरा शब्द है हमारा दान। अब हमारे क के नीचे हलंत लगा हुआ सीधा है पहले खंड का अंतिम वर्ण व्यंजन है। तो यहां पर हमने क को नीचे लिया, क ले लिया, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है? वो है आपका द के साथ मेल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है, यदि क का मेल वर्ग के किसी भी तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए तो बदलाव किस में होना है? इस क में बदलाव होना है। तो क बदलेगा किस में? अपने तीसरे वर्ण में। अपने इस तीसरे वर्ण में तीसरा वर्ण क्या है? वो है आपका ग। और ग में किस रूप में? जिस रूप में यहां पर ये क विराजमान है, उसी रूप में ये यहां तक बदल जाएगा। अब करना क्या है? द कौन सा वर्ण है? द किस वर्ग का व्यंजन है? द किस वर्ग का व्यंजन है? द है आपके तय वर्ग का, तय वर्ग का त थ द, त थ द, यानी कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण है द। और तीसरे और चौथे से यदि मेल होगा तो ये क
यानी कि कचट तप बदलेगा किसमें? अपने तीसरे वर्ण में, तो ये ग में बदल गया। अब आप यहां से लिखते चले जाइए, वाक प्लस दान। देखिए यहां से मिला हमें वा, और यहां से क बदल गया ग में, और किस ग में? आधे में। या तो हलंत लगाइए या उसका आधा रूप यदि लिखा जा सकता है तो आधा रूप लिख दीजिए, और यहां से हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो यहां से सीधा सीधा इसे यहां लिखिए, तो दान लिख गया। तो ये क्या बन गया? वाक प्लस दान बराबर हो गया वागदान। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए साथियों, एक शब्द लिया हमने दिक और दूसरा शब्द लिया हमने भ्रम। अब मित्रों हमें इन दोनों के मध्य करनी है संधि। तो सबसे पहले प्रथम खंड का अंतिम वर्ण लीजिए, वो क्या है? आपका क। और मेल किससे हो रहा है? मेल हो रहा है द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण से, वो क्या है? आपका भ। वो क्या है? आपका भ। भ किस वर्ग का व्यंजन है? भ प वर्ग का व्यंजन है। प फ ब भ, प फ ब भ, अर्थात चौथा वर्ण है। प वर्ग का चौथा वर्ण है, और तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। बदलना क्या है? इस क को बदलना है कौन से वर्ण में? अपने तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण क्या है? इसका है ग। और किस रूप में बदलेगा? जिस रूप में यहां पर विराजमान है। यदि व्यंजन के रूप में है तो व्यंजन के रूप में, यदि स्वर सहित है तो स्वर सहित के रूप में। अब देखिए, और मैंने ये आपको बता दिया है, इस वाले खंड से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। लिखते चले जाइए। यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला दे, क्योंकि ये क जब यहां गए ये यहां से हट गया, क्योंकि क बदल गया ग में। तो दी के बाद हमें क्या मिला? ग। ये ग या तो हलंत लगाइए या अर्धरूप लिख सकते हैं, तो अर्धरूप लिखिए। आगे क्या बचा हुआ है? यहां से बचा हुआ है भ्रम। तो ये क्या बन गया? दिक प्लस भ्रम बराबर बन गया दिग भ्रम। अब साथियों एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। हमने एक शब्द लिखा सत और दूसरा शब्द लिया आचार। अब मित्रों करना क्या है? प्रथम खंड का अंतिम वर्ण लीजिए, वो क्या है? आपका त। वो क्या है? आपका त। और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण लीजिए, वो क्या है? आपका बड़ा आ। अब मित्रों देखिए, मैंने आपको बताया है यदि स्वर के साथ मेल हो रहा है कचट तप में से किसी का भी, तो स्वर प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के बदलाव में शामिल कर दिया जाएगा। तो पहले तो देखिए मेल हो रहा है किसका? ता का मेल हो रहा है आ से। तो ता किस में बदल रहा है? ता बदल रहा है द में। ता बदल रहा है दा में। ता का यानी कि तीसरा वर्ण है द। द। अब इस द में क्या करना है? यानी कि ये ता यहां से हट गया, क्योंकि ता बदल गया अपने द में। अब करना क्या है? द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है? आ। आ जब यहां नीचे आ गया तो इस आ को हटाइए और इस आ को इसमें शामिल करिए। किसके रूप में? मात्रा के रूप में शामिल कर दीजिए। तो ये क्या बन गया? दा, और हलंत नीचे से हट गया। अब जो बचा हुआ है उसे लिखते चले जाइए। यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला हमें स, और यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला हमें दा, और साथियों यहां से क्या मिला हमें? यहां से मिला हमें चार। तो ये क्या बन गया? सत प्लस आचार बराबर हो गया सदाचार। आपने पूरी तरह से जाना। अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए हमने एक शब्द लिया उत और दूसरा लिया हमने घाटन। अब साथियों ये तो हमें रटी हुई चीजें पता है कि उत प्लस घाटन होता है उद्घाटन, क्योंकि ये हमने रटा हुआ है। लेकिन हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को सीखना है। तो इसीलिए अब हमें देखना है उत प्लस घाटन उद्घाटन कैसे बनता है। साथियों प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? त, और मेल किससे हो रहा है? घ से। मेल किससे हो रहा है इसका? घ से। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। यदि इधर की दिशा में
कोई व्यंजन वर्ण है तो हमें इस वाली साइड से किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। केवल यदि स्वर से मेल हो रहा है तो स्वर आपको प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के बदलाव के साथ उसमें शामिल कर देना है। उसके लिए हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो साथियों, अब हमें करना क्या है, इस तय को बदलना है अपने तीसरे वर्ण में। अपने तीसरे वर्ण में यह किस में बदलेगा, त बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में द में बदल जाएगा। तो इसको द में बदल दीजिए। द में जैसे ही बदला तो यहां से तय हट गया, यहां से तय हट गया। तो अब करना क्या है, जो कुछ बचा है उसको सीधे लिखते चले जाइए। यहां से मिल रहा है हमें ऊ, और यहां से क्या बन चुका है, तय बदल चुका है किसमें, द में। तो ये द में लिख दिया इसी रूप में। आगे क्या है, मैंने आपको बता दिया, इस साइड से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसे यों का त्यों आप यहां लिख देंगे। तो ये लिख गया हमारा घाटन। तो क्या बन गया मित्रों, ये बन गया उत प्लस घाटन बराबर उद्घाटन। अब देखते हैं एक स्वर का एग्जाम्पल। देखिए, एक शब्द है हमारा वाक और दूसरा है हमारा मित्रों ईस। अब हमारा मेल व्यंजन का किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ। अब देखिए, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण उठाइए, वो है आपका क। क जैसे नीचे आया तो का को आप यहां से हटा दीजिए और का को बदल दीजिए अपने तीसरे वर्ण में। का तीसरा वर्ण क्या है, वो है आपका ग। और यहां से मेल किसके साथ हो रहा है, बड़ी ई के साथ। और बड़ी ई जैसे यहां आएगी तो बड़ी ई यहां से हट जाएगी, क्योंकि इसे शामिल करना है हमें प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के बदलाव में। तो बदलाव क्या है, ग। तो इसे मात्रा के रूप में इसमें शामिल करिए, गे में। तो ये शामिल हो गया, तो बड़ी की मात्रा गे पर लग गई और हलंत यहां से हट गया, क्योंकि ये अब स्वर सहित हो गया। अब जो कुछ बचा है उसे सीधे लिखते चले जाइए। यहां से क्या मिला हमें, वा। यहां से क्या मिला हमें, क्योंकि कै बदल गया गे में, गी मिला। यहां से क्या मिला हमें, संजम वाला से मिला। तो वाक प्लस ईस बराबर क्या हो गया, वागीस। तो मित्रों, प्रथम नियम के माध्यम से हमने जाना कि यदि कचट तप का मेल किसी वर्गीय वर्ण तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो जाए, या किसी अंतः स्थय ये रे ले वे के साथ हो जाए, या किसी स्वर के साथ हो जाए, तो कचट तप ही बदलते हैं किसमें, गजड दब में। अर्थात इस वाले खंड में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन यानी कि कचट तप बदल जाते हैं गजड़ दम में। यदि स्वर के साथ मेल है तो स्वर प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में शामिल कर दिया जाता है मात्रा के रूप में, और किसके साथ, उसके बदलाव के साथ। अब मित्रों देखते हैं नियम नंबर अर्थात सूत्र नंबर 2। अब हमें देखना है सूत्र नंबर 2 को। सूत्र नंबर 2 कहता है कि यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण कचट तप में से कोई सा भी हो, किसमें से, कचट तप। यानी कि कचट तप क्या है, यानी कि क वर्ग का क प्रथम वर्ण है, च वर्ग का च प्रथम वर्ण है, ट वर्ग का ट प्रथम वर्ण है, त वर्ग का त प्रथम वर्ण है, और प वर्ग का प प्रथम वर्ण है। यानी कि कचट तप वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहले पहले ये वर्ण है। इनका मेल किसके साथ हो रहा है, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण होना चाहिए वर्गीय वर्ण पंचमाक्षर। वर्गीय वर्ण पंचमाक्षर अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। वो कौन कौन से हैं, अगर हम लिखना चाहें तो वो 5 में है। कै वर्ग का पांचवा वर्ण है ये अण, और आपके च वर्ग का पांचवा वर्ण है आपका इया, और आपके ट वर्ग का पांचवा वर्ण है अण, और आपके त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, और आपके प वर्ग का पांचवा वर्ण है म। इनमें से किसी के भी साथ मेल हो जाए। अब मित्रों बदलाव किसमें आएगा, मैंने आपको पहले सूत्र में ही बताया था कि आपको इस खंड से किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपके कचट तप ही बदलेंगे किसमें, यदि क का मेल इनमें से किसी के साथ है तो कै अपने पंचमाक्षर में बदलेगा। यानी कि हमें याद रखना है कि इनका मेल जब
इनके साथ होगा इन समस्त वर्णों का मेल। तो हमें याद रखना है क बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में इस रूप में, च बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में इया में, और ट बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में यानी कि ण में, और आपका तय बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में न में, और आपका प बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में यानी कि मैं में, और इनके नीचे इसी तरह से लगा दिए जाएंगे हलंत, क्योंकि व्यंजन के रूप में ही परिवर्तित होगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से इस सूत्र नंबर 2 को। मित्रों, हमने एक शब्द लिया जगत, बहुत आसान सा शब्द है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा शब्द लिया नाथ, लेकिन जगत प्लस नाथ जगन्नाथ तो होता है, लेकिन हमें देखना है जगन्नाथ क्यों होता है, किस तरह से होता है। साथियों, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ले लिया हमने त। जैसे ही त यहां पर आया तो त यहां से हट गया, और हमें देखना है द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है, वो है आपका न। और ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि इस खंड से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी बदलाव होगा व्यंजन वर्ण में, प्रथम खंड के अंतिम वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण में ही बदलाव होगा। तो तय किस में बदलेगा? तय का मेल इन पांचों में से किसी के भी साथ हो, किसी के भी साथ, तो तय बदलेगा अपने पंचमाक्षर में। तो तय का पंचमाक्षर क्या है? ना। और किस रूप में बदलेगा? जिस रूप में यहां पर ये उपस्थित है, अपने पांचवें वर्ण में बदल रहा है, और तय का पांचवां वर्ण है आपका न। अब साथियों क्या करना है? अब हमें करना है जो कुछ बचा हुआ है उसको समेट लीजिए, अर्थात इकट्ठा कर लीजिए। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है? ज मिल रहा है, और आगे क्या मिल रहा है? ग मिल रहा है, जग। आगे क्या मिल रहा है? हमें यहां से आधा न मिल रहा है, या हलंत लगाइए। यदि अर्धरूप लिखा जा सकता है तो उसका अर्धरूप लिख दीजिए। और यहां से क्या मिल रहा है? हमें नाथ मिल रहा है, जैसे भोलेनाथ। तो ये क्या बन गया साथियों? जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। आइए दूसरा उदाहरण और देखते हैं, आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, और उसमें और भी अधिक आनंद आएगा। हमने एक शब्द लिया चित, और साथियों दूसरा लिया मय। चित प्लस मय के मध्य में अब हमें करनी है संधि। तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? त। ता हमने जब यहां ले लिया तो ता यहां से हट गया। अब साथियों मेल किससे हो रहा है? मेल हो रहा है इसका मां से। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से फिर से बता दूं, इस खंड से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब आपको बदलना है प्रथम खंड का अंतिम वर्ण ही, किसमें? अपने पांचवें रूप में। पांचवा रूप तय का क्या है? वो है आपका न। तो इस तय को बदल दिया हमने नाम है, किस रूप में? जिस रूप में यहां पर ये स्थापित है। अब करना क्या है? अब आपको जो कुछ बचा है उसे एकत्रित कर दीजिए। देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से मिल रहा है हमें ची, और यहां से हमें क्या मिल रहा है? आधा ना। यहां से हमें क्या मिल रहा है? मय। तो ये क्या हो गया? चित प्लस मय बराबर चिन्मय। साथियों एक उदाहरण इस सूत्र का और देखते हैं। हमने एक शब्द लिया वाक, और दूसरा लिया मय। वाक प्लस मय, इसका करना है अब हमें संधि। तो मित्रों प्रथम खंड का अंतिम वर्ण वो क्या है? क। का हमने यहां ले लिया। मेल किससे हो रहा है? मेल हो रहा है आपके मैं से, मेल हो रहा है मैं से। अब आपको करना क्या है? बदलना। ये क का पंचमाक्षर है ण, तो इस क को पांचवें वर्ण में बदलिए, और ये हमने बदल दिया पांचवें वर्ण में। अब करना क्या है? अब हमें इस खंड से तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। जब ये यहां पर आया तो ये यहां से हट गया, क्योंकि ये तो परिवर्तित होकर के ण में बदल गया। अब जो कुछ बचा है उसे एकत्रित कीजिए। यहां से हमें क्या मिल रहा है? वाह।
यहां से क्या मिल रहा है हमें? अणा। यहां से क्या मिल रहा है हमें? मय, वाणमय। तो ये बन गया साथियों वाक प्लस मय बराबर वाणमय। तो मित्रों, हमने इस सूत्र को भी स्पष्ट रूप से जाना। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि कचट तप का मेल वर्गीय वर्ण पंचमाक्षर से हो जाए, पंचमाक्षर कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। कै का मेल इन पांचों में से किसी से भी हो जाए तो क ही बदलेगा इसमें। चै का मेल इन पांचों में से किसी के साथ भी हो जाए, चै ही बदलेगा आपके इया में। टै का मेल इन पांचों में से किसी के साथ हो जाए तो टै ही बदलेगा अणे में। तय का मेल इन पांचों में से किसी के साथ हो जाए तो तय ही बदलेगा अपने पंचमाक्षर अर्थात न में। पै का मेल इन पांचों में से किसी के साथ भी हो जाए तो पै ही बदलेगा अपने पंचमाक्षर अर्थात म में। तो ये हमने इस सूत्र के माध्यम से जाना। अब साथियों, आज के वीडियो का हम तीसरा सूत्र और स्थापित करते हैं और सीखते हैं व्यंजन संधि को। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3 का सूत्र नंबर 3 क्या कहता है। साथियों, यहां पर मेल हो रहा है त द का किस किस के साथ? च या छ के साथ, ज या झ के साथ, ट या ठ के साथ, ड या ढ के साथ और ल के साथ। अब यहां पर हम त द का मेल करेंगे और देखेंगे कि विकार कहां उत्पन्न होगा। तो हमें याद रखना है विकार हमें इसी खंड में करना है, क्योंकि इस खंड से हमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जब ता और दा का मेल च छ से होगा तो साथियों ये ता दा किस में बदलेंगे? ये ता दा बदलेगा तो ये तादा बदलेगा, यानी कि ये जो मैंने जोड़े बनाए हैं इनका जो प्रथम वर्ण है उसमें बदलेंगे ये। तो च या छ का मेल जब तादा से होगा तो ता और दा बदल जाएंगे आधे च में। अब साथियों, जब ज और झ के साथ तादा का मेल होगा तो तादा बदलेंगे आधे ज में, अर्थात इसी रूप में। अब हमें मेल करना है ट या ठ के साथ, तो साथियों तादा बदलेंगे आपके हलंत युक्त ट में, क्योंकि हलंत लगा हुआ है। अब हमारा मेल होगा किसके साथ? अब मेल होगा साथियों ड और ढ के साथ। तो तादा किस में बदलेगा? तादा बदलेगा आपके आधे ड में, अर्थात हलंत युक्त ड में। अब साथियों हमारा मेल किसके साथ होगा? मेल होगा हमारा आपके ले के साथ। तो ले हमारा ये जो तय दय है ये बदल जाएगा किसमें? आपके ल में बदल जाएगा, आपके ल में बदल जाएगा। तो मित्रों, हमने यहां पर जानने का प्रयास किया है कि बदलाव कहां पर हो रहा है। मैंने आपको बता दिया है इस वाले खंड से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन केवल किस भाग में होगा? इस वाले भाग में, यानी कि तय और दय ही बदलेंगे। तो तय और दय किस तरह से बदलेंगे? यदि च छ से मेल होगा तो च में बदल जाएगा, ज झ से मेल होगा तो ज में बदल जाएगा, ट ठ से मेल होगा तो ट में बदल जाएगा, ड ढ से मेल होगा तो तादा ड में बदल जाएगा, और ल से मेल होगा तो तादा आपके ल में बदल जाएंगे। और किस रूप में बदलेंगे? जिस रूप में तादा यहां पर स्थापित हैं। आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला हमने शब्द लिया उत और दूसरा लिया साथियों चारण। अब हम क्या देख रहे हैं? प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? वो है आपका ता। ता जब हमने यहां पर ले लिया तो ता यहां से हट गया और ये ता परिवर्तित किस में हो गया? ता परिवर्तित हो जाएगा। आप देख रहे हैं ता या दा में से किसी का भी मेल च या छ से हो जाए बदलेंगे किस में? आपके च में। और किस रूप में? जिस रूप में यहां पर ये स्थापित है। तो ये बदल गया आपके च में बदल गया। अब करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण और देख लेना है कि वो आपका च है।
क्योंकि मेल हमें देखना कि मेल किसके साथ हो रहा है। तो तय बदल गया आपके चय में, और किस रूप में? जिस रूप में यहां पर ये तय विराजमान है। अब आप इनको एकत्रित करते चले जाइए। देखिए यहां से हमें क्या मिला? ऊ। यहां से हमें क्या मिला? आधा च। यहां से क्या मिला हमें? चारण, क्योंकि इस साइड से हमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एक शब्द है हमारा उत और दूसरा शब्द है हमारा ज्वल, और ये वर्तनी में भी उदाहरण पूछ लिया जाता है। अब मित्रों हमें करना क्या है? प्रथम खंड का अंतिम वर्ण लेना है, वो क्या है आपका त। तय जब हमने यहां पर ले लिया तो त यहां से हट गया, तय बदल गया किसमें? त का, क्योंकि तय का मेल देखना है वो किसके साथ हो रहा है? जय के साथ। जब जय के साथ हो रहा है तय का मेल, तो जय के साथ हो या जय के साथ हो, बदलेगा आपके जय में ही, और किस रूप में? जिस रूप में यहां पर विराजमान है। तो ये तय बदल गया आपके जय में। अब आपको करना क्या है? अब आपको इन्हें एकत्रित कर देना है। यह मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस साइड से हमें, अर्थात इस खंड से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। यहां से क्या मिला हमें? ऊ मिला। यहां से क्या मिला हमें? अब आधा जय मिला। यहां से क्या मिला हमें? आगे ज्वल है। क्या बन गया ये बन गया आपका उज्ज्वल। उदाहरण और भी देखते हैं। देखिए एक लिया हमने शब्द उत और दूसरा लिया हमने लंघन। अब हमें करना क्या है? प्रथम खंड का अंतिम वर्ण उठा लेना है, वो क्या है आपका? त। तय किस में बदल जाएगा? क्योंकि मेल हो रहा है लय के साथ, मेल हो रहा है लय के साथ, तो तय किस में बदलेगा? लय से जब तय दय का मेल होगा तो वह लय में बदलेगा। किस रूप में? जिस रूप में यहां पर तय दय विराजमान है। तो ये तय बदल गया अब आपके हलंत युक्त लय में, क्योंकि तय के नीचे आपके हलंत लगा हुआ है, तय यहां से हट गया। अब जो कुछ मिला हुआ है आप उसे एकत्रित करते चले जाइए। देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है? ऊ। यहां से हमें क्या मिल रहा है? तय बदल गया आपके लय में, आधा लय। और यहां से हमें क्या मिल रहा है? लंघन मिल रहा है, क्योंकि इस खंड से हमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी। क्या बन गया? उत प्लस लंघन बराबर उल्लंघन। अंतिम उदाहरण इस सूत्र का और देखते हैं। देखिए एक शब्द लिया हमने सत और दूसरा लिया हमने टीका। अब मित्रों हमें करना क्या है? प्रथम खंड का अंतिम वर्ण वो क्या है आपका? त है, और मेल किसके साथ हो रहा है? ट के साथ। किसके साथ? तय के साथ मेल हो रहा है। जब तय का मेल तय के साथ होगा तो किस में बदलेगा? आधे तय में। क्या बदलेगा? त द बदलेंगे, त द बदलेंगे। इस साइड्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तय को बदल दीजिए। किस में बदल गया? ये आपके तय में। किस रूप में? इसी रूप में जिस रूप में यहां पर तय विराजमान है। यहां से तय अब हट गया। अब इनको एकत्रित कर दीजिए। यहां से हमें क्या मिला? स मिला। यहां से हमें क्या मिला? आधा ट मिला। यहां से हमें क्या मिला? टीका मिला। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सट्टिका। क्या हो गया? सट्टिका। तो साथियों सत प्लस टीका बराबर सट्टिका। अब हमने यहां पर तय दय का मेल च छ जय झ ट ठ डे ढ और लय के साथ किया। अब हमारे दो खंडों के साथ और हमें तय दय का मेल और करना है। तो आइए साथियों उस मेल को भी देखते हैं सूत्र नंबर 4 के माध्यम से। मित्रों नियम नंबर 4 अर्थात सूत्र नंबर 4, क्योंकि हम नियमों को सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों यहां पर अब आप मेल कर रहे हैं किसका? तय दय का मेल। किसके साथ? सलजम वाले श के साथ। और तय दय का मेल कर रहे हैं आप है के साथ। तो परिवर्तन कहां हो रहा है? परिवर्तन यहां पर, इस नियम को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि यहां परिवर्तन दोनों खंडों में हो रहा है। परिवर्तन कहां हो रहा है? दोनों खंडों में। देखिए यदि तय या दय का मेल सलजम वाले स के साथ हो जाए तो ये जो स है
ये तो आपका बदल जाएगा आपके छाता वाले छ में, और आपके तय दय बदल जाएंगे आपके चय में। किस में बदल जाएंगे? चय में, यानी कि चछ, अर्थात चछ। आगे देखेंगे, जब तय दय का मेल है हल के साथ होगा तो है हल तो बदल जाएगा आपके धय में, और आपका तय दय बदल जाएगा आपके द में। और रूप में किस में बदलेंगे? जिस रूप में जो वर्ण वहां पर स्थापित है। आइए साथियों, इस सूत्र को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे साथियों, पहला एग्जाम्पल है उत, और साथियों दूसरा शब्द लिया श्वास। अब हमें करना है इनका संधि। तो साथियों, प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है? वो है आपका त, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है? वो है आपका स। जब त का स के साथ मेल होगा तो परिवर्तित दोनों ही वर्ण होंगे। त बदल गया किस में? त किस में बदल रहा है? त या दा का मेल जब स के साथ हो रहा है तो त द बदल रहे हैं च में, तो ये तो बदल गया आपके च में, इसी रूप में जिस रूप में यहां पर है। और यहां पर ये आपका स बदल गया आपके किस में बदल रहा है? स बदल रहा है आपके छ में। किस में बदल रहा है? छ में बदल रहा है। अब करना क्या है आपको? यहां से इसे हटाइए, यहां से इसे हटाइए, क्योंकि दोनों के दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। अब लिखते चले जाइए साथियों। यहां से क्या मिला? ऊ, और यहां से क्या मिला? आधा च। यहां से क्या मिला? यहां से मिला आपको छ, हलंत युक्त छ, और यहां से आपको क्या मिला? वास। तो क्या हो गया? ये उच्छ्वास। और साथियों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास इसी प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से यही उच्छ्वास हमारा पूरी तरह से शुद्ध है। एक उदाहरण अब आपका तय दय का मेल है के साथ करेंगे, उसका और देखते हैं। एक शब्द लिया हमने उत, और दूसरा शब्द लिया हमने हार। अब मेल किस किस का हो रहा है? तय का मेल हो रहा है किसके साथ? है हल के साथ। किसके साथ? है हल के साथ हो रहा है। अब हमें करना क्या है? अब हमें जब तय का मेल है के साथ होगा तो परिवर्तित दोनों ही खंडों के प्रथम खंड का अंतिम वर्ण परिवर्तित होगा, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण भी परिवर्तित होगा। तो देखिए, जब है के साथ मेल होगा तो तय दय किस में बदल रहे हैं? आपके तय बदल जाएगा आपके दय में। किस रूप में? इसी रूप में। और है किस में बदलेगा? है बदल जाएगा आपके ध में। किस में बदल रहा है? आपके ध में बदल रहा है। अब मित्रों हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है कि जो कुछ बचा हुआ है उसे हमें एकत्रित कर देना है। तय यहां आ गया, तय हट गया, और है यहां आ गया तो है भी हट गया। और ये जो हा बदला है पूरा, तो ये हा यानी कि ये वाले आ की मात्रा इसमें शामिल हो गई, यानी कि ये बन गया धा। तो अब एकत्रित करते चले जाइए। यहां से क्या मिला हमें? ऊ, और यहां से क्या मिला हमें? आधा द, या फिर इस तरह से लिख दिया जाता है। और आगे क्या बना? हमें र मिला। तो ये क्या बन गया? ये साथियों बन गया उत प्लस हार बराबर उद्धार। क्या बन गया? उद्धार। तो हमें साथियों याद रखना है, द इसमें आधा है और ध इसमें स्वर सहित है, ध इसमें पूरा है। तो उत प्लस हार बराबर उद्धार। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने व्यंजन संधि के 4 नियमों का अध्ययन किया, 4 सूत्रों के माध्यम से। और यह हमारा वीडियो व्यंजन संधि का भाग 1 है, और इससे अगला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें संपूर्ण व्यंजन संधि समाहित कर दी जाएगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को हिंदी ज्ञान गंगा बाई ओपी सर को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अन्य साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास और कोशिश करते रहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंगबली।